अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट लबीब अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लबीब। गूगल हो या ट्विटर हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही बात टॉप ट्रेंड में है, जो कि रशिया और यूक्रेन के तनाज़े की है। इस तनाज़ा की असल कहानी सुनिए मुझसे ज़ुबानी। जी तो व्यूअर्स, ये जो आप स्क्रीन पर इस वक्त नक्शा देख रहे हैं, ये सोवियत यूनियन का 1990 का नक्शा है। और ये नक्शा जो आप अब स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये 1991 का है, जब सोवियत यूनियन की 15 रियासतों ने सोवियत यूनियन की निगरानी से आज़ादी हासिल की। उनमें से एक यूक्रेन भी रियासत थी। मौजूदा सूरत हाल इस वजह से है कि यूक्रेन उन रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत है, इसीलिए रशिया इस पर दोबारा कब्जा करना चाहता है और रशियन सदर ने भी इस पर हमले का ऐलान कर दिया है। और इसी वजह से दुनिया में इस वक्त तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है। और अगर ये जंग रूस और यूक्रेन की सरहदों से बाहर निकली तो इस वक्त दुनिया में मौजूद हर एटमी मुल्क अपने आप को बचाने के लिए इस जंग का हिस्सा ज़रूर बनेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि इस वक्त दुनिया के तकरीबन 95% एटमी हथियार रशिया और अमेरिका के पास है और ये दोनों ममालिक इस जंग में पहली ईंट रख चुके हैं। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि रूस का तो समझ में आ गया कि इसने आलमी जंग में पहली ईंट रख दी है, लेकिन अमेरिका ने इस जंग में पहली ईंट कैसे रखी? अमेरिका यूक्रेन में अपने फौजी दस्ते भेज चुका है और रूस ने यूक्रेन पर जंग का ऐलान करके हमला भी कर दिया है। इस वक्त यूक्रेन की ये हालत है कि हर शहर में जंग के सायरन बजाए जा चुके हैं और यूक्रेन के शहरों के ऊपर रूसी हेलीकॉप्टर बादलों की तरह मंडला रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि इस जंग की असल वजह अमेरिका और रशिया के दरमियान यूक्रेन का तनाज़ा है, जैसा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा 74 साल से चला आ रहा है। ये तनाज़ा कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ और अमेरिका और रशिया यूक्रेन में अपनी ताकत का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? तो इन बातों का जवाब ये है, दरअसल यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा था। पहले यूक्रेन रशिया के साथ इल्हाक करने वाली रियासतों में शामिल था, लेकिन बाद में 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ाद होने वाली 15 रियासतों में यूक्रेन भी शामिल था और यूक्रेन इन आज़ाद होने वाली बड़ी रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत थी। सोवियत यूनियन जैसा इत्तेहाद दोबारा न बन सके, इसीलिए अमेरिका ने 1999 में 30 ममालिक को शामिल करते हुए एक इत्तेहाद बनाया जिसे नेटो का नाम दिया गया, जिसमें कनाडा, बरतानिया, डेनमार्क, इटली जैसे बड़े ममालिक को शामिल करके नेटो को और मजबूत बनाया गया। मौजूदा सूरत हाल इस वजह से हुई कि यूक्रेन के सदर ने नेटो में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि यूक्रेन अब एक आज़ाद मुल्क है और अपनी हिफाजत के लिए कोई भी फैसला ले सकता है। लेकिन रशिया अब भी उस पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है। अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है तो अमरीकी अफवाज यूक्रेन में घुसकर यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर आ जाएंगी, जो कि रशिया के लिए खतरे की घंटी है। रशिया ऐसा कभी नहीं होने देगा। अगर रशिया यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब ना हो सका तो रशिया यूक्रेन को तबाह बर्बाद ज़रूर करेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन में अमरीकी फ़ौज को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता और ना ही यूक्रेन को नेटो में शामिल होने दे सकता है। एक तरफ तो यूक्रेन के साथ नेटो के 30 ममालिक खड़े हैं और दूसरी तरफ रशिया के साथ उसके इत्तेहादी ममालिक, जिनमें तुर्की, पाकिस्तान, चाइना और ईरान शामिल हैं। सूरत हाल तो काफ़ी बिगड़ चुकी है और अमेरिका, जो कि दुनिया की नंबर 1 एटमी ताकत है, इस जंग में कूद चुका है। अब इंतज़ार तो सिर्फ इस बात का है कि रशिया कब अपने इत्तेहादियों को मदद के लिए आवाज़ देता है। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान पर तपा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया था और कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और अगर पाकिस्तान ने रशिया का साथ देने का ऐलान कर लिया तो पाकिस्तान पर अपना गुस्सा निकालने की अमेरिका भरपूर कोशिश करेगा। बट नाउ वी डोंट केयर। अगर हम अमेरिका को अफ़गानिस्तान में तिगनी का नाच नचा सकते हैं, देन
we can do anything. حال ہی میں پاکستانی وزیر اعظم نے رشیا کا کامیاب دورہ کیا تو امریکہ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان پر $50 ملین کا جرمانہ کیا ہے۔ لیکن ناظرین، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ جنگ جو کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان ہو رہی ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اس جنگ میں سب ایٹمی ممالک کو زبردستی دھکیل دیا جائے گا اور یہ جنگ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی اور کوئی بھی ملک اس جنگ کی چنگاری سے بچ نہیں پائے گا۔ لیکن فی الحال تو یہ جنگ امریکہ، روس اور یوکرین تک ہی محدود ہے۔ روس نے اپنی فوجیں یوکرین میں داخل کر لی ہیں اور امریکی فوج کا کہیں نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا۔ آج سے 30 سال پہلے جب یوکرین نے سوویت یونین سے آزادی حاصل کی تھی تو یوکرین کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نیوکلیئر ہتھیار موجود تھے جو کہ یوکرین نے امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک کے کہنے پر رشیا کو واپس کر دیے تھے، کیونکہ امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک نے یوکرین کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ تو سوال یہ ہے ناظرین کہ اگر آج یوکرین کے پاس وہ ایٹمی ہتھیار ہوتے تو کیا رشیا یوکرین پر حملہ کرنے کی سوچتا؟ تو جواب ہے اس کا بالکل بھی نہیں۔ جی تو ناظرین، اس تنازع کے اصل حقائق یہ تھے جو آپ کو ویڈیو میں بتائے جا چکے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوا ہوگا۔ ایسی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل وائس آف لبیب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اجازت دیجیے مجھے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔